बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही आसान टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन एंड डाइटरी पैटर्न्स। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है हमारे पास न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न। जो खुराक हम लेते हैं, जो फ्लूइड हम लेते हैं, तो वो हम ऐसे ही नहीं लेते। हमारी बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं, हमारी बॉडी के कुछ उसूल होते हैं, और उन उसूलों के मुताबिक और उन नीड के मुताबिक हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। फिर बदले में हमारी बॉडी जो हमने खुराक खाई होती है, जो हमने न्यूट्रिशन लिया होता है, उसके बदले हमारी बॉडी जो है वो हमें उसी को फूड को कन्वर्ट करके हमें एनर्जी देती है। तो तभी जो है वो हम चल भी सकते हैं, हम बैठ भी सकते हैं, हम जो है भाग भी सकते हैं, इसी तरह हम सांस ले सकते हैं। हमारी बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं। तो वो कैसे चल रहे हैं? वो उसी एनर्जी की वजह से चल रहे हैं जो कि उस खुराक की वजह से हमें मिल रही है। और जब हम उसी खुराक की रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी को कितनी टाइप ऑफ खुराक चाहिए, कितने कैलोरीज चाहिए, जब हम इन सब चीज़ों को जो है ना वो स्टडी करते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे पास वो फूड का इंटेक है, उस खुराक का इंटेक है जो कि हम अपनी डाइटरी नीड को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। एक अच्छी न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली वो बैलेंस डाइट होता है जब हम अपने न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वो फैट्स भी हैं, वो वाइटामिन भी हैं, वो मिनरल्स भी हैं, वो प्रोटीन्स भी हैं। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो जब हम अपने बैलेंस डाइट में इन सब को शामिल करते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट के साथ, एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ हम इन खुराक को कैटेगराइज कर लेते हैं, तो वो होती है हमारे पास बैलेंस डाइट। एक अच्छी न्यूट्रिशन तब होगी जब हम एक बैलेंस डाइट के थ्रू हम अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर इसमें एक प्लस पॉइंट और भी आ जाएगा कि एक गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, एक गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए, अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी कंबाइन कर लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और प्योर न्यूट्रिशन क्या होती है कि आप जो है ना बैलेंस डाइट नहीं लेते, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस वजह से आपकी जो न्यूट्रिशन होती है वो पुअर हो जाती है। फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल आते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी का जो है ना वो कमज़ोर हो जाना, डिज़ीज़ की ससेप्टिबिलिटी यानी कि डिज़ीज़ की तरफ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जो पर्सन जो है वो एक्सरसाइजेस को फॉलो नहीं करते, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पेयर हो जाती है, उनकी डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब आप न्यूट्रिएंट्स को बेहतरीन तरीके से लेते हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेते हैं, तो वो बदले में आपको एनर्जी देती है, जिसकी वजह से आप मज़ीद काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप में एनर्जी ही नहीं होती, तब आप प्रोडक्टिव भी नहीं होते। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की, तो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है कि जो जो हम अपना खुराक लेते हैं, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, हेल्दी रहने के लिए चाहिए, वो खुराक जो हम लेते हैं, फिर वो बदले में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर उसमें हमारे पास आती है फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स हैं, वाटर है, मिनरल। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये वो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम अपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को मेंटेन रखने के लिए वो हम लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो चीज़ें हैं, वो खुराक हैं जिसको हम न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमें अपने प्रॉपर डाइट के लिए चाहिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए, तो वो हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी को एक लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। एंड हमारे पास सेकंड टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें हमारे पास वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। यानी कि ये हमारे बॉडी में जो है वो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन होती ज़रूर है। यानी कि हमने इसको अपने बैलेंस डाइट में शामिल करना है।
तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो हमने बात कर ली। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे पास जो हम टोटल कैलोरीज लेते हैं उनमें से जो है वो 10 से 35% तक जो है ना, जो एनर्जी जो कैलोरीज मिलती हैं वो हमारे पास प्रोटीन से आती हैं। अब कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज बेसिकली इन न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म हुई, इनकी डाइजेशन हुई, इनकी जो है ना एब्जॉर्प्शन हुई, तो वहाँ से इन कैलोरीज जो हैं वो हमें मिलती हैं। फिर वही कैलोरीज हमारी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस में एटीपी की शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में जो है वो यूज्ड होती हैं। तो हमारे पास टोटल जो हम कैलोरीज ले रहे हैं, टोटल जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उनमें से प्रोटीन का 10 से 35% तक उसका हिस्सा है। ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है वो नोट करें। और प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? ये जो सेल्स की जो है वो सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, या जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिकवरी के लिए भी यूज़ होता है, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। इसी तरह जो हमारे पास जितने हार्मोन्स हमने पढ़े थे कि हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं, एक फैट से मिलकर बने होते हैं और एक यानी कि स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स होते हैं। तो इंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि हमें किन किन खुराक में जो है ना वो प्रोटीन मिल सकता है, तो उनमें मीट है, फिश है, एग्स है, यानी कि ये तमाम वो खुराक होंगी जिनके थ्रू हमें प्रोटीन जो है वो आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास फैट्स, यानी कि इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास टोटल कैलोरीज में से जो 20 से 35% का हिस्सा आता है, यानी कि 35% तक कैलोरीज जितनी भी आती हैं वो फैट से आती हैं। अगर हम इसके सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो हमें 9 किलो कैलोरीज जो है वो जनरेट करके देता है। अच्छा, ये आप एमसीक्यूज के लिए नोट रखें। बास टाइम बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से जो है ना वो आ जाते हैं। अब फैट्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर है। तो लिपिड की दोनों लेयर्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं, जो कि हमारे सेल शेप को मेंटेन रखता है। और बात करते चले इसके फूड्स की कि हमें मतलब कहाँ से ये मिल सकता है, तो ये हमारे पास जितने भी सॉलिड फैट्स होते हैं, लिक्विड ऑयल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गए, एग्स हो गए, तो ये हमें तमाम वहाँ से जो है वो मिल जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है कुछ विटामिन्स भी फैट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई एंड के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि फैट से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि फैट एब्जॉर्बिंग विटामिन्स हैं ये। इसके अलावा जो है ये फंक्शन क्या काम करता है, ये जितने भी हमारे पास तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जैसे कि हमने बात की कि ये सेल मेम्ब्रेन में शामिल होता है और वही सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते चले कि कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स में हमें फैट्स मिल सकता है, तो उनमें आता है मीट है, पोल्ट्री, नट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, बटर्स हैं, मार्गरीन्स हैं, यानी कि जो चीज़ वगैरह होती है। ये तमाम जितनी भी फूड्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इनको आपने याद रखना है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट किस फूड में जो है वो पाया जाता है, तो इन नाम्स को आपने याद रखना है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे टोटल कैलोरीज में से 45 से 65% तक जो 45 से 65% तक जितनी भी कैलोरीज होती हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी जो है, यानी कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनमें से भी जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। अब न्यूट्रिशन में जो है कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारे जो आम लोग होते हैं वो जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि जब वो वेट लॉस करना चाहते हैं या अपने जो है डाइटरी पैटर्न को, तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही, जैसे कि चावल हो गए, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये उसी को छोड़ देते हैं। तो ये इससे क्या होती है कि इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो जाती हैं। अगर हम बात करते चले इसके यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स ऑफ एनर्जी के, तो 1 ग्राम जो है वो हमारे पास 4 किलो कैलोरीज जो है वो जनरेट करता है।
अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये डाइजेशन में और बाउल फंक्शनिंग में अहम फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि उससे जो है कार्बोहाइड्रेट आसानी के साथ पास आउट हो सकता है, उसकी डाइजेशन अच्छे तरीके से होती है। और बाउल फंक्शन में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये उनमें भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि शुगर को बनाते हैं, जो कि बेसिकली हमारी ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से जो है जो 45 से 65% तक कैलोरीज होती हैं टोटल कैलोरीज में से, तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। कार्बोहाइड्रेट मसल्स और लिवर में स्टोर किया जाता है, यानी कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड ग्लूकोज को जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है। तो फिर जो ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें हमें ग्लूकोज की ज़रूरत हो और कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ना हो, जैसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, तो उनमें क्या होती है, या वो जो है अगर कोई ऐसे इलाकों में है वो जो स्टारवेशन मतलब स्टार्व हैं वो इलाके, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस सूरत में हमारी बॉडी क्या करती है कि जो उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया था, तो वो उसको दोबारा से ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारी बॉडी उसको उसी टाइम जो है वो यूज़ करती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के फाइबर्स की, तो फाइबर्स क्या काम करते हैं, ये जिनको जो है वो बाउल, जैसे हमने बात की कि जिनका बाउल एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो, तो उसमें क्या होती है कि उसमें हम फाइबर्स को यूज़ कर सकते हैं। फाइबर डाइजेस्ट नहीं होती इंटेस्टिनल ट्रैक से, डाइजेस्टिव ट्रैक से आसानी के साथ जो है वो बाहर निकल सकती हैं, और साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन के थ्रू जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी अपने साथ साथ बाहर निकालती हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अगर हम बात करें इनके फूड्स की, तो ब्रेड्स हो गए, चावल हैं, सीरियल्स हैं, पास्ता, पोटैटोज़ यानी कि आलू वगैरह, तो ये तमाम जितनी भी आपको फूड्स नज़र आ रही हैं, तो इनसे हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि अभी हम इनकी डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उनमें सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, तो हम उसी की डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी ब्रेकडाउन की वजह से हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास जो ब्रेन्स हैं, ब्रेन की जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है। इसी के साथ साथ जो है ये हमारे पास डाइजेशन में भी ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी डाइजेशन किस तरीके से होती है? इसकी डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट होती है, यानी कि अकर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। उसमें क्या होती है कि उसकी जो डाइजेशन बेसिकली कहते हैं कि खुराक की तो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और फिर उन खुराक से जो है ना वो कैलोरीज जनरेट की जाती हैं, एंड उन कैलोरीज के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एक दफ़ा ये एब्जॉर्ब हो जाएं तो ये हमें ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज की शक्ल में जो है वो हमें शुगर्स दे देते हैं। इनमें से जो है गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, इसकी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज जो है वो कम होती है। तो ये जो है मज़ीद यानी कि फ़र्दर मेटाबोलाइज़ हो जाते हैं लिवर से, ताकि ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएँ। फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के अपने भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास ग्लूकोज की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जब एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ तो उनमें से क्या होती है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज भी जो है वो लिवर उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके अलावा जो है हमारे पास अदर मेटाबोलाइट्स में, यानी कि अदर जो है आयंस में, या जो है अदर शुगर्स में भी ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म होती है वो मेनली इसीलिए की जाती है ताकि हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल सके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक बहुत ही एफिशिएंट सोर्स है हमारे पास मसल्स के लिए भी और हमारे ब्रेन के लिए भी।
अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के डाइजेशन की। अब जैसे कि आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं। यानी कि जो हम अमाइनो एसिड्स के जो अमाइनो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, अमाइनो ग्लाइसराइड्स होते हैं, हमारे पास मोनोग्लाइसराइड्स होते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे पास बॉडी के अमाइनो एसिड्स हैं, वो तमाम ग्लाइसराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब प्रोटीन्स की ब्रोकन डाउन होती है, यानी कि प्रोटीन्स जो है जब उनके वो डिकम्पोज्ड होते हैं, डाइजेशन उनकी हो जाती है, तो वो अमाइनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनकी डाइजेशन बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमारे पास स्टमक में मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास पेप्सिनोजिन है, यानी कि पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। अब ये चूंकि हमने अपने न्यूट्रिशन चैप्टर में जो है वो अच्छे से पढ़ा था, तो इसमें क्या होती है कि उसमें ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं। कुछ स्टमक के होते हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, कुछ पैंक्रियाज के हैं। इनमें से हर एक एंजाइम का जो है वो अपना अपना फंक्शन है। तो इसमें से जो हमने पेप्सिन, पेप्सिनोजिन की बात की, तो ये टिपिकली जो है वो हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ फिर यहाँ से जब खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करती है, तब हमारे पास पेंक्रियास अपने दो एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है, जो कि है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ये दो जो है नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत से एमसीक्यूज जो है वो इसी से बनते हैं। ये पेंक्रियास इनको सिक्रीट करता है, जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन को जो है ना वो फर्दर, यानी कि प्रोटीन्स को फर्दरली जो है वो डाइजेशन भी करते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे पास फैट की डाइजेशन। यानी कि फैट्स की डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो स्टमक में भी होते हैं, लेकिन जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है इनकी जो है ज़्यादातर जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, क्योंकि इनमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ हमारे पेंक्रियाज भी इसमें शामिल होता है। तो पेंक्रियाज भी फैट्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारे पास फूड जो है स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, उसकी उस प्रेजेंस की वजह से पेंक्रियास जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, एंड वो फिर वो क्या सिक्रीट करता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। और लिवर जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जो कि लिवर जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ जो है वो पहुंचता है और खुराक की डाइजेशन करता है। तो ये जो पेंक्रियाटिक लाइपेज हैं और बाइल हैं, ये दोनों जो हैं वो फैटी एसिड्स की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है कि जो अदर, यानी कि जो हमारे पास ग्लाइसराइड्स बच जाते हैं, जो फैटी एसिड्स जो है वो फ्रीली होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो बाकी के ग्लाइसराइड्स होते हैं वो आगे एनर्जी के लिए जो है वो यूज़ हो जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है ना वो हम नर्सिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन के साथ जो है वो रिलेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।